नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आप सबको राजेश कल्याणा की ओर से सुप्रभात, नमस्कार। तो आज हम कर रहे हैं अपना पार्ट 14 नंबर। अपना जो चैप्टर्स है वो रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, जो NCERT बेस्ड है और सत्र 2021-22 का ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्लास 10th का ऑक्सीकरण और अपचयन, लेकिन ऑक्सीकरण को इंग्लिश में हम उपचयन भी कहेंगे और ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। तो देखिए, इसमें आप लोगों को क्या है कि आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्रकार की जानकारी कि आप के आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें इसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। तो करते हैं शुरू हम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हमने कल भी, जो इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना एक दूसरे के विपरीत। उसी प्रकार जो ऋणायन होते हैं, ऋणायनों का जुड़ना और धनायनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और उसी प्रकार ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, और ये भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है। तो देखिए, हम बात करें कि ऑक्सीकरण में क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात है कि पहला पॉइंट हमारे पास था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है? आपके ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे ज़्यादा ये बात आपके समझ में आएगी कि ऑक्सीजन का जो जुड़ना है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखिए, इसमें कि हम लेते हैं ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल। ये ले लेते हैं अपने कॉपर, और ये ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो जैसे ही कॉपर जो है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलेगा, ये आ गया आपके कॉपर, और ये क्या आ गई? ऑक्सीजन। ये सॉलिड है और ये गैस है। तो क्या बन गया? CuO। ठीक है, ये आपके CuO बन गया। और कॉपर ऑक्साइड बन गया, और इसका जो राख जो बनेगी या जो धुआं बनेगा, ये श्वेत रंग का होगा। कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए, ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये अभिक्रिया होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब हम इसको अगर संतुलित करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हमने इसके आगे 2 लगा दिया। अब जो ऑक्सीजन 2 हो गए, इसके साथ साथ में कॉपर की संख्या भी राइट हैंड साइड में 2 हो गई, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर की संख्या कितनी है? अभी 1 है। तो हम यहाँ पे इसको 2 कर, ये संतुलित हो गए। ये अभिक्रिया
ऑक्सीकरण के साथ साथ में एक संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण बनता है। कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। देखो आपके सामने कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट जो है वो 3 है, 2 ये और 1 ये माना जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो 2 है। कहने का मतलब 2 जो पदार्थ है या यौगिक है उनसे मिलकर एक चीज़ बनी है, तो ये संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बेटा कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना, तो हम इसको कह सकते हैं कि कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। किसमें? वो ऑक्सीकृत किसमें हुआ? कॉपर ऑक्साइड में वो ऑक्सीकृत हो गया। हम इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि जो कॉपर है वह कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन के जुड़ने का। दूसरे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि मैग्नीशियम का जलना, जो मैंने पहले भी आपको इससे पहले भी करवाया था कि ये जो मैग्नीशियम है वो 2 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया था? लंबा 2 सेंटीमीटर लंबा रिबन ले लिया, मैग्नीशियम रिबन मान लो इसको। ठीक है, रिबन के रूप में इसको लिया हमने, और हमने इसको बर्नर की सहायता से जलाया तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जला तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये बन गया आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका भी क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको भी अपने संतुलित करें तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, बिल्कुल उसी की तरह, और यहाँ पे 2, ये संतुलित हो गई। ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये मैग्नीशियम का जलना हो गया, मैग्नीशियम की ये राख हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस प्रकार से आपको मैंने ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहा गया, इसमें हमने ऑक्सीकरण इसको कहा। अब हम लेते हैं इसका आगे वाला कि भाग कि ऋणायनों का जुड़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन इसका लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब है ऋणायनों का जुड़ना। तो ऋणायनों का जुड़ना जो है वो भी क्या कहलाता है? आपके ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऋणायन मैंने बताए थे आपको इससे पहले वाले नेक्स्ट वीडियो में कि ऋणायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ऋणायन वो होते हैं जो धनायन के पीछे की ओर जुड़ते हैं। ऋणायन वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऋणायन वो होते हैं जो आकार में अपने उदासीन परमाणु से बड़े होते हैं। ऋणायन वो होते हैं जिनके जो है पीछे अधिकांशतः आइड लगता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो ये क्लोराइड क्या हो गया? ऋणायन। मैंने ऐसे भी बताया था कि आपको
ऋणायनों और धनायनों को लिखने से पहले ये जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको अपनी नोटबुक में उतारें और अच्छी तरह से इनको आत्मसात करें। जैसे कुछ ऋणायनों की मैं बात करूं या धनायनों की बात करूं, तो जिसकी संयोजकता मान लो 1 है, संयोजकता के आधार पे अगर हम बात करें तो -1 जिनकी संयोजकता होगी वो कौन कौन से ऋणायन होंगे, मैंने कल ही बताया था आपको। ये आपके जिसकी संयोजकता 1 होगी, हाइड्रोजन की भी ध्यान रखना, इसकी भी माइनस हो सकती है अगर इसको कम खींचने वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जिसकी कम होती है उससे ये इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। हाइड्रोक्सिल आयन है, NO3 माइनस है, तो ये अधिकांशतः एक -1 संयोजकता वाले हैं। नेक्स्ट -2 की संयोजकता वाले भी आपको बता दें, सल्फेट है -2, इसका मैं नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सल्फेट आयन है ये। और कार्बोनेट आयन है बेटा, इसको मैं कार्बोनेट लिखूँ यहाँ पे, इनकी संयोजकता भी 2 है बेटा जी। ऑक्सीजन की भी -2 रहेगी। ये इन चीज़ों का आप मुख्य ही मैं आपको लिखा रहा हूँ। उसके बाद में हम करते हैं -3 संयोजकता वाला, तो इसमें नाइट्रोजन है जिसकी संयोजकता -3 होती है। और PO4 फॉस्फेट, इसकी भी -3 आती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना कि ये जो ऋणायन हैं ये आपके जुड़ते हैं। अब इनको अगर ये हमारे याद है तो ये ऋणायन के रूप में, ऋणायन को आप ऋणायन है सारे, आप इन ऋणायनों को केटाइन्स इंग्लिश में भी बोलोगे, ठीक। और ज़्यादातर मोस्टली ये अधातु होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ऋणायनों का जुड़ना भी क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण। हम सारे एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते, लेकिन मोस्टली एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको ये चीज़ पता हो जाएगा। तो देखिएगा, अब हम बात करें एग्जाम्पल लेके कि ये आपके किस टाइप से ऑक्सीकरण होता है। हमने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, और इसको क्लोरीन से के साथ इसकी अभिक्रिया की। आपको पता है मैग्नीशियम जो होता है सॉलिड होता है, और क्लोरीन जो होती है बेटा गैस होती है, और ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर Cl2 पहले लिख दोगे और मैग्नीशियम बाद में लिख दोगे, ये धातु है, ये गैस है, ये धनायन है, और ये ज़्यादातर मुख्यतः ऋणायन के रूप में रहता है। तो ध्यान रखना आप, अगर इसको उल्ट दोगे तो ये ऑक्सीकरण की रिएक्शंस मिल जाएगी। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखेंगे कि हमने पहले कौन सा अभिकारक लिया है, हमने मैग्नीशियम ली है और उसमें ऋणायन धातु क्लोरीन मिलाना चाहते हैं, ये बाद का है। अगर पहला ये है और बाद ये है तो ये क्या हो गया, एक हिसाब से ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ आप बदल दोगे तो ये बदल जाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ ही होता है,
कभी अलग नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा ये हम इसका विस्तृत रूप कर रहे हैं। तो देखो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी जो है संतुलित है समीकरण, लेकिन ये भी एक क्या बन रही है, संयोजात्मक या संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण बन रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं मेथेन गैस, CH4 मेथेन। इसको बोलते हैं मीथेन या मार्स, या हमने इसको प्राकृतिक या नेचुरल गैस भी कहा है, क्योंकि कीचड़ या गोबर से मिलकर बनती है। तो जैसे ही हमने गोबर गैस जो निकली गोबर गैस के प्लांट से, उसको हमने जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो आप ध्यान रखना कि ये किसमें, सॉरी हमने ऋणायन लिया, Cl2 ले लिया, चलो। तो ये क्या बन जाएगा, जो ये Cl है ये 2 है, मान लो ऐसे Cl और Cl है, और ये CH4 है बेटा, ये इसकी संयोजकता 4 है, मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है इसका। तो इसमें एक हिसाब से विस्थापन भी हो जाएगा, इसका एक HCl निकल के इसके एक H से जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो ये चीज़ जो है बेटा देखो आप इसके साथ में जुड़ जाएगी, और ये Cl जो है इसके पास में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये एक हिसाब से देखें तो हमारे पास बन जाएगा ये कि C, यहाँ तो H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लग गया, और इधर वाली साइड में H और Cl जुड़ गया। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो गया आपके CH3 और Cl, CH3Cl, और ये आ गया आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CH3Cl इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, इसको हम मेथिल क्लोराइड बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आपको पता है ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ये बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, सांद्र होता है, और हमारे आमाशय में भी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही बनता है जब हम, अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लें जो हमारे तली हुई चीज़ें या कुछ से जिससे एसिडिटी हो जाती है, ये एसिडिटी का कारण यही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए इसमें कि ऋणायन जुड़ा इसमें, तो भी क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई, और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के साथ साथ बेटा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। देखो आपके सामने कि इसका ये Cl है, ये इसके S से जुड़ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये जुड़ के इसके पास इसकी जगह चल गया। तो ये द्विविस्थापन का उदाहरण भी है। तो अभिक्रियाएं जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट होती है, सहसंबंधित ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक अभिक्रिया का एक ही परफेक्ट उदाहरण है, वो अलग अलग रूपों में भी हो सकती है। द्विविस्थापन किसके साथ साथ में, ऑक्सीकरण के साथ साथ में होती है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो अपना जो पार्ट 14 है ये ऑक्सीकरण पर आधारित है। पार्ट जो आपका 15 बनेगा प्यारे बच्चों, वो भी ऑक्सीकरण का ही रहेगा। तो मेरा विचार है कि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी दी जाए, ताकि आपको कहीं भी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े।
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप करें इंतज़ार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।